हेलो स्टूडेंट्स और फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, वेलकम टू द एक्सप्लेनर। आज हम क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एटम्स को एक डिटेक्टिव स्टोरी की तरह समझेंगे, बिल्कुल एग्जाम फोकस स्टाइल में। चलिए इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। एक एटम आखिर बना किस चीज से है? पहला क्लू 19th सेंचुरी में मिला। हमारी स्टोरी के पहले सस्पेक्ट थे जे थॉमसन, जिन्होंने 1898 में एटम का पहला मॉडल प्रपोज किया। उनके हिसाब से एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, जैसे तरबूज, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें बीज की तरह एम्बेडेड हैं। सिंपल लगता है, आइए देखते हैं ये थ्योरी कितनी सही थी। Okay, let's dive into this. A clue Rutherford और उनके स्टूडेंट्स गाइगर और मार्सडन के एक रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट से आता। उन्होंने सोचा चलो एटम के अंदर झांक कर देखते हैं, बट हाउ? उनका आइडिया था एटम पर कुछ शूट करके देखते हैं कि अंदर क्या है। उनका सेटअप सिंपल था, एक अल्फा पार्टिकल गन, एक पतली सी सोने की पट्टी और एक डिटेक्टर। सोचा था कि सारे पार्टिकल्स सीधे निकल जाएंगे, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। Now what's really interesting about this slide is the third point. Imagine आप एक पेपर पर बुलेट फायर करें और वो वापस आ जाए। रदरफोर्ड के लिए ये उतना ही शॉकिंग था। सो द क्रूशल पॉइंट इज, इसका एक ही मतलब हो सकता था, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक बहुत ही छोटी सी जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और इससे जन्म हुआ न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट का। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि एटम का साइज न्यूक्लियस से 10,000 से 1 लाख गुना बड़ा है, यानी एटम अंदर से ज्यादातर खाली है। रदरफोर्ड ने प्लैनेटरी मॉडल दिया, न्यूक्लियस एट द सेंटर और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग लाइक प्लैनेट्स। पर इस डिटेक्टिव स्टोरी में एक ट्विस्ट था। इस मॉडल में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम, प्लैनेट्स न्यूट्रल हैं बट इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड है, और क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि एक एक्सेलरेटिंग चार्ज हमेशा एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो वो स्पाइरल करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि एटम स्टेबल होते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था। दूसरी प्रॉब्लम, रदरफोर्ड का मॉडल प्रिडिक्ट करता था कि एटम से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम निकलना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम दिखता था, हर एलिमेंट का एक यूनिक फिंगरप्रिंट जैसा। Let's move on and see how this builds. In 1913, Niels Bohr, जो रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, एक हीरो की तरह आए। उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स को चैलेंज किया और 3 रेवोल्यूशनरी पोस्टुलेट्स दिए। ये 3 पोस्टुलेट्स बोर मॉडल का फाउंडेशन है। इसको जरूर याद रखना, इससे डायरेक्ट नीट/जेईई में क्वेश्चंस आते हैं। इन शॉर्ट, एनर्जी लेवल्स फिक्स्ड हैं, बस स्टॉप की तरह। इन सिंपल वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्हीं फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स या स्टेयर्स पर रह सकता है, बीच में कहीं नहीं। ये नंबर याद कर लीजिए। दिस इज द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट n=1 फॉर अ हाइड्रोजन एटम। इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें +13.6 eV एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो बोर ने स्पेक्ट्रम वाली मिस्ट्री कैसे सॉल्व की? उनके थर्ड पोस्टुलेट में इसका जवाब छुपा है। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर लेवल पर कूदता है, वो एक फोटॉन एमिट करता है, और क्योंकि एनर्जी लेवल्स फिक्स्ड हैं, इसलिए फोटॉन की एनर्जी और कलर भी फिक्स्ड होती है। इसी से लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। अब एक रियल लाइफ कनेक्शन देखते हैं। सोचा है कि दिवाली के पटाखे अलग अलग कलर के क्यों होते हैं, या नियॉन बोर्ड्स इन इंडियन शॉप्स? डेली लाइफ कनेक्शन, फायरवर्क्स में अलग अलग केमिकल एलिमेंट्स होते हैं। जब वो जलते हैं, उनके एटम्स एक्साइट होते हैं और अपने यूनिक लाइन स्पेक्ट्रा इमिट करते हैं, जिससे हमें ब्रिलियंट कलर्स दिखते हैं। सेम रीजन फॉर नियॉन साइंस। चलिए अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम में गलती ना हो। सो द क्रूशल पॉइंट इज, ये है इस पूरे चैप्टर का समरी। थॉमसन का गेस, रदरफोर्ड की डिस्कवरी और उसके फ्लॉज, और फाइनली बोर का क्वांटम सॉल्यूशन जिसने लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया। लेकिन द केस इजंट क्लोज्ड। बोर का मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स पर काम करता था, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स जैसे हीलियम की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए आगे क्या हुआ, सोचिएगा जरूर।